हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग? आज हम लोग आ चुके हैं भाई हमारे थर्ड लेक्चर के ऊपर। इसके अंदर हमने पढ़ना है एटॉमिक रेडियाई और आयोनाइजेशन एनर्जी। ये दो चीजें पीरियोडिक टेबल के अंदर आखिर कैसे वेरी करती हैं। तो अब तक हम लोग पीरियोडिक टेबल समझ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी सभी एलिमेंट्स की। अलोंग ए ग्रुप एंड अलोंग ए पीरियड क्या ट्रेंड रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये भी समझा था। आज हम लोग ये दो चीजें करेंगे कि ग्रुप्स के अनुसार और पीरियड के अनुसार आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई, ये तीनों, और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये चीज ये कैसे वेरी करती है, कैसे इंक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, यही हमें समझना है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो करते हैं भाई इसको स्टार्ट। पिछला मटेरियल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं भाई। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बताना है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। ये चार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दे रखी है, हमें बताना है कौन सा एलिमेंट है जो कि बाकी तीन के जैसी फैमिली का नहीं है। अब हमने पी ब्लॉक के अंदर और एस ब्लॉक के अंदर काफी सारी फैमिलीज का जिक्र किया था। बेसिकली ये जो ग्रुप होता है अप टू डाउन, इसी को हम लोग फैमिली बोलते हैं। अब अगर हम लोग इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ देखें तो देखो, ऑप्शन ए के अंदर क्या है भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6s2, मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है? 6s में है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये भी सेकंड 6x2 यहाँ पर है। 2 का मतलब क्या हुआ? लास्ट सबशेल है 6s और उसमें इलेक्ट्रॉन है 2। तो ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप का एक मेटल। सेकंड ग्रुप का मेटल का मतलब हो गया कि ये एक एल्कली अर्थ मेटल हमारे पास होगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है 5s2, मतलब 5s इसकी लास्ट सबशेल है और दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, मतलब ये भी सेकंड ग्रुप का ही एलिमेंट हो गया। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, लास्ट सबसेल है एस, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट ही होगा। और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर दो, तो मतलब दूसरे ग्रुप का एलिमेंट ये होगा। नेक्स्ट है भाई 3p5, यहाँ पर गड़बड़ हो। 3p5 लास्ट सबसेल है पी, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? ये पी ब्लॉक का। और पी ब्लॉक में भी कौन सा ग्रुप? पांचवा, मतलब पी ब्लॉक में पांचवा ग्रुप कौन सा होता है? देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरीके से कुछ एलिमेंट हमारे पास होते थे पी ब्लॉक में। तो मतलब कि ये एलिमेंट हमारे पास है भाई हेलोजन फैमिली का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की नहीं है। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की है, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की है, लेकिन ये हो गई भाई हमारी हेलोजन फैमिली। ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 4s2, मतलब ये भी सेकंड ग्रुप का ही एलिमेंट हमारे पास है। तो कौन सा एलिमेंट इनमें से ऐसा हुआ जो कि सेम फैमिली का नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। अब आगे ये जो लिखे हुए हैं जीनोन, क्रिप्टोन, नियोन, आर्गन, इनका क्या मतलब है? देखो, इनका सीधा सा मतलब ये होता है, पीरियोडिक टेबल मान लो कि हमारे पास ये है कुछ इस तरीके से। हमें कोई बोलते हैं कि भाई आप पोटेशियम की बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन में हमें एक बात तो पता है भाई, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट ये है। तो n की वैल्यू इसके लिए हो गई 4, क्योंकि s ब्लॉक का है इसलिए 4s, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें होगा इसलिए 4s1 इनकी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। अब हम लोग चाहें तो 4s के पहले जितनी भी सबसेल होती हैं उनको पूरा भर के लिख दें, या फिर एक और शॉर्टकट होता है ये लिखने का। पोटेशियम मान लो कि यहाँ पर है, पोटेशियम से लास्ट नोबल गैस कौन सी थी? पोटेशियम से लास्ट नोबल गैस आपको दिखेगी भाई आर्गन। देखो, आर्गन के बाद ही नेक्स्ट नंबर आता है पोटेशियम का। तो पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन को 1s 2s ऐसे पूरा लिखने की बजाय हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं।
आर्गन को यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन आर्गन नोबल गैस की होती है वही यहाँ पर, और उसके बाद 4s1। सिमिलरली अगर कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है तो वो भी हम लोग दो तरीकों से लिख सकते हैं। ये पोटेशियम की थी, अगर कैल्शियम की हमें लिखनी है तो एक तरीका तो ये है 1s 2s 3s, ऐसे हम लोग पूरी सब सेल्स बना दें और उनको भर के लिख दें, या फिर सीधा तरीका क्या है, कैल्शियम से लास्ट जो नोबल गैस थी उसको ब्रैकेट में लिख दो, और इसके बाद क्या हम लोग लिखेंगे, देखो कैल्शियम में 1 2 3 4 फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, 4s, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें 2। तो सिंपल सी इस तरीके से भी कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है। ये मतलब होता है अगर हमें कोई नोबल गैस जो है ब्रैकेट में लिख के दी हुई हो उसका। ठीक है, हाँ जी, आप लोग ट्राई करना है देखने की आपको क्या पहचानना है, एग्जैक्ट एलिमेंट पहचानना है कि कौन सा होगा। देखो बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे। तो देखो 6s, n की वैल्यू हो गई 6, मतलब छठे पीरियड का एलिमेंट ये है, और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो देखो हम लोग पहचान भी सकते हैं, सिक्स्थ पीरियड कौन सा होगा भाई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पीरियड हो गया सीजियम बेरियम वाला। और इसका सेकंड एलिमेंट कौन सा हो गया भाई, बेरियम, मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखी हुई थी ये बेरियम एलिमेंट की थी। यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी ये बेरियम एलिमेंट की थी। ऐसे आप लोग डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन भी पहचान सकते हो। नेक्स्ट वाली देखो भाई, 5s2, n की वैल्यू 5 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, n की वैल्यू 5, मतलब कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 5, और n इलेक्ट्रॉन है 5s2, तो ये स्ट्रोंशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस को पहचान सकते हैं, ये स्ट्रोंशियम की हो गई है ना। बेटा मांगे कार सपोर्टर बाप रोए, इस तरीके से हमने सेकंड ग्रुप को जो है रटा। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं शॉर्टकट में। ठीक है भाई, ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब आज का हमारा मेन काम हम लोग शुरू करते हैं। एटॉमिक रेडियाई वगैरह हम लोग डायरेक्ट सीखें उससे पहले दो सिंपल सी टर्म है, इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इन दोनों का आखिर मतलब क्या है। देखो एक है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनका मतलब आखिर क्या है। देखो एटम का स्ट्रक्चर आज के दिन हम लोग समझते हैं कैसा है भाई, यहाँ पर बीच में होता है एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होते हैं और ऑलमोस्ट बराबर न्यूट्रॉन होते हैं। टोटल चार्ज इसके ऊपर होता है पॉजिटिव। इसके अराउंड डिफरेंट सबसेल्स में और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे होते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि भाई सर्कुलर ही होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है वेरियस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का सीधा सा मतलब ये होता है टोटल चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब मैं आपको समझाता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो गई, इसको बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। एक बार के लिए लिखो इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ भाई। देखो टोटल इंपैक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सेंटर में है उसका लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कितना असर हो पा रहा है उसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक सीधी सी बात हम लोग देखते हैं भाई, टोटल जो चार्ज है न्यूक्लियस का, क्या वो टोटल चार्ज ही इन्फ्लुएंस नहीं करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। इस हिसाब से तो ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए थे, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच में फिर डिफरेंस क्या रहा। तो अभी मैं समझाता हूँ कि टोटल इंपैक्ट का आखिर मतलब क्या है, आखिर क्यों न्यूक्लियस का पूरा चार्ज इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। देखो
ये जो रिंग सी मैंने बना रखी है ना, आप लोग समझ लो कि ये है हमारा बीच में न्यूक्लियस। ठीक है जी, येलो कलर से बना देते हैं न्यूक्लियस को। अभी इसके बाहर की जो सेल होती है भाई, वो इलेक्ट्रॉन से भरी हुई होती है। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, 3 और 3 6 7 8। अगली सेल्स में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग सारे नहीं बनाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा। देखो भाई, अभी न्यूक्लियस जो है, जो बीच में पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में होती है अट्रैक्शन। ठीक है, तो मतलब कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो भाई, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो है आपस में चिपके हुए, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहीं पर कंसंट्रेटेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर है। इनके बीच में लगती है रिपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन में भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। सिमिलरली अंदर की जो सेल होगी, इस सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बाहर की सेल्स को दूर धकेलेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से अवे धकेलेंगे, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो और ज्यादा आउटसाइड वाली सेल के इलेक्ट्रॉन्स को दूर पुश करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो अंदर की सेल्स बाहर की सेल्स को रिपेल करती है, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा दूर भेज देती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या होता है भाई, देखो इनिशियली अगर हम लोग मान रहे थे कि sp-df सब सेल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास थी, तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, देखो s और p ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा पास आ जाती है, क्योंकि इनका साइज छोटा है, कम एरिया में कंसेंट्रेटेड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है। डी और एफ सब सेल का साइज बहुत बड़ा होता है, इस वजह से चार्ज की उतनी ज्यादा डेंसिटी वहां पर रहती नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज्यादा डेंसिटी रहती नहीं। और क्योंकि एस और पी की इलेक्ट्रॉन्स ने रिपल्सन करके उनको दूर भेज दिया है, इसलिए डी और एफ थोड़ी सी दूर दूर हो जाती हैं इनके अंदर। और डी और एफ के अंदर आपस में उतना रिपल्सन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी ही नहीं है इतनी ज्यादा उनके अंदर, साइज बड़ा तो डेंसिटी कम। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरीके से क्या होता है भाई, एच और पी के जो इलेक्ट्रॉन है वो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा दूर कर देते हैं। अभी यहाँ पर आता है मेन बात, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एस और पी और डी और एफ सब सेल की फॉर्म में ही बात करें। यही सिंपल सी चीज हम लोग टोटल सेल्स के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कि हमारी मेन सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से जो हम लोग मेन सेल देखते थे, उनके अंदर भी सिमिलर चीज देखने को मिलती है। इनके अंदर भी हल्का फुल्का रिपल्सन होता है, और ये सेल्स बाहर की तरफ खिंच जाती हैं। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो अब आती है मेन बात, ध्यान से सुनना बिल्कुल। जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के। Q1 Q2 क्या है? Q1 है न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये जो फैक्टर है ये सेम रहेगा सभी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के लिए, चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर की। डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी चार्जेस के बीच में, उतना ही फोर्स कमजोर हो जाएगा। अब क्योंकि डी और एफ की डिस्टेंस बढ़ गई न्यूक्लियस से, इसलिए ये फोर्स कमजोर हो जाएगी। इसलिए न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स थी, जिस फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, बाहर की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, वो फोर्स कम हो गई।
जो फोर्स अब लग रही है, जो फोर्स डिक्रीज होके अब लग रही है, उसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है? टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि ये स्क्रीनिंग के बाद, ये रिपल्शन वगैरह के बाद जो न्यूक्लियस फोर्स लगा पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर। कौन सी इलेक्ट्रॉन्स पर? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपल्शन करके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को दूर धकेल देते हैं। अब ये काम जो कर रहे हैं ना अंदर के इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं भाई? न्यूक्लियस से दूर धकेल रहे हैं बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को। एक तरीके से अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एक शील्ड बना रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के बाहर एक शील्ड बना लेंगे, जिसके आसपास नहीं आ पाएंगे बाहर के इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है भाई? इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को पुश अवे कर देते हैं, न्यूक्लियस से दूर पुश कर देते हैं। इसको बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। यहां से आप लोग एक बात और समझ सकते हो, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, एस और पी सब सेल का ज्यादा होगा डी और एफ सब सेल से। जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो एस और पी सब सेल का ज्यादा होगा डी और एफ सब सेल से। क्यों? क्योंकि देखो, न्यूक्लियस अगर यहाँ पे है तो एस सब सेल यहाँ होती है, पी यहाँ, डी यहाँ, एफ यहाँ, है ना? अंदर की सब सेल कौन सी हुई? एस और पी। ये पास आएंगे और डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके डी और एफ सब सेल को दूर धकेल देंगे। तो यहाँ पर एस और पी का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है डी और एफ से। अगेन मेन बात क्या है भाई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस जो फोर्स लगा पा रहा है, पॉजिटिव चार्ज का जो इन्फ्लुएंस दिखा पा रहा है, उसी को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है भाई, मेन बात हम लोग समझ चुके हैं। इन्हीं दो का यूज आएगा एटॉमिक रेडियाई को प्रेडिक्ट करने में। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास है पीरियोडिक टेबल ऑफ एटॉमिक रेडियाई। डिफरेंट एटम्स की क्या रेडियस है वो वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है। आपको याद नहीं करनी है बिल्कुल भी, हो सके तो हाइड्रोजन की याद रख लो। 120 पिकोमीटर, ये पिकोमीटर में है, ये जरूर से ध्यान में रखना, ठीक है? पिकोमीटर, 120 पिकोमीटर होती है हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस। पिकोमीटर अगर आपको नहीं पता, देखो 1 मीटर में हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं सब कुछ। 10⁻⁻12 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं, इनको भूलना नहीं है भाई। और 1 पिकोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 10⁻⁻12। ध्यान में रखना है, ठीक है? अभी यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स की रेडियस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग पहले ही कुछ चीज समझ सको, पहले ही ये चीज आप लोग समझ जाओ। जज हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? देखो, बोरोन की रेडियाई है 192, 192। कार्बन की 170, थोड़ी सी कम हो गई। नाइट्रोजन की 155 और कम हो गई। ऑक्सीजन की 152 और कम हो गई, उतना कम नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी तो कम हुई है। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन की 135 और भी कम हो गई। अगर नोबल गैसेस को एक बार के लिए इग्नोर कर दें, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेंगे यहाँ पर, इसका रीजन हम लोग बाद में देखेंगे, तो क्या हो रहा है भाई? अलोंग ए पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रही है या फिर इंक्रीज कर रही है? ये डिक्रीज कर रही है भाई। 192 से शुरू हुई थी और 135 तक ये पहुंच गई। ठीक है, तो इसका आखिर रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, ये सारे एलिमेंट सेकंड सेल के हैं, सब सेल नहीं बोल रहा मैं, सेकंड सेल बोल रहा हूं। मान लो यहाँ पर है सेकंड सेल हमारी, ठीक है? अगर बोरोन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सबसे पहले तो 1s2 2s2 2p1। सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड सेल कौन सी हो गई? दूसरी, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन
का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को किसी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, और इस फोर्स का नेट रिजल्ट क्या है भाई, ये जो रेडियस है जिसको एटॉमिक रेडियस हम लोग बोलते हैं, ये कितनी हो जाती है 192। बोरोन के लिए 192 है। अब आगे देखो कार्बन के लिए भाई, अगर यहाँ पर बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज था 5 पॉजिटिव। यहाँ पर कुछ फोर्स लग रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो, आगे आ गया कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। मतलब यहाँ पर इसके न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा वो होगा 6 पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज होगा 6 पॉजिटिव। ये है कार्बन का न्यूक्लियस और ये है कार्बन की सेकेंड शेल। टोटल चार्ज हो गया न्यूक्लियस पर 6 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लास्ट शेल में टोटल, यहां पर हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 थे, यहां पर हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग फोर्स कौन सी बात कर रहे हैं भाई, लास्ट के किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रही है न्यूक्लियस की वजह से, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती थी, यहां पर ये चीज बहुत ध्यान से समझना, टोटल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस जो है चार्जेस के बीच में उनके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, ये कौन सी सेल थी, ये दूसरी सेल थी, ये कौन सी सेल है, ये दूसरी ही सेल है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझो, बोरोन के अंदर दूसरी सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के अंदर भी दूसरी ही सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टेंस में उतना ज्यादा फर्क नहीं आया। डिस्टेंस जो है, ये जो रेडियाई है, इसमें उतना ज्यादा फर्क नहीं आया है जितना कि चार्ज में आ गया है। चार्ज 5 पॉजिटिव से बढ़ के 6 पॉजिटिव हो जाता है, तो मतलब यहाँ पर जो फैक्टर डोमिनेट कर जाता है वो जाता है न्यूक्लियर चार्ज का। तो जैसे जैसे एक एक प्रोटॉन हम लोग ऐड करते रहते हैं, बोरोन के ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पर, कार्बन पे 6 पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे 7 पॉजिटिव, न्यूक्लियस के चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लोरीन के न्यूक्लियस पर 9 पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, जबकि शेल बिल्कुल सेम ही है, दूसरी ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, तो शेल की वजह से जो डिस्टेंस चेंज होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। एज ए रिजल्ट क्या होगा भाई, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, वो और ज्यादा ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स उसके बहुत ही पास आते जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पास आते गए तो ही एटॉमिक रेडियाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई होती ही यही है, न्यूक्लियस के और आखिरी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो लेफ्ट से राइट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उसी की वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होने लगती है। तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अलोंग ए पीरियड, ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। पूरा चैप्टर यहीं पर कंक्लूड हो जाएगा अगर आप ये छोटी छोटी बातें समझ गए तो। नेक्स्ट देखो भाई, अलोंग ए पीरियड हमने समझ लिया, अलोंग ए ग्रुप देखते हैं। हाइड्रोजन, हाँ जी, एटॉमिक रेडियाई कितनी 120, लिथियम की कितनी 182, सोडियम की कितनी 227, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। पोटेशियम की कितनी 275। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रही है, कारण क्या है भाई, देखो हाइड्रोजन के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना 1 पॉजिटिव, लिथियम के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना 3 पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना 11 पॉजिटिव। अभी टोटल पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ पर भी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर नहीं होती है। देखो क्यों नहीं होती है भाई, क्योंकि यहाँ पर शेल सेम नहीं रही, अलोंग ए पीरियड शेल सेम थी, सेकंड शेल में ही सारे इलेक्ट्रॉन बारी बारी से ऐड होते जा रहे थे। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सभी की लास्ट शेल सेकंड ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन की पहली शेल में इलेक्ट्रॉन है, लिथियम की दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन है आखिरी, सोडियम की तीसरी शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग लिथियम को देखें ना,
तो लिथियम का मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, यहाँ पर होगा लिथियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर हम लोग बात करें ना पोटेशियम की, तो इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे है तो देखो पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, यहाँ पर न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर हो गया पॉजिटिव चार्ज। लिथियम के लिए तो बहुत पास था, पोटेशियम के लिए बहुत ज्यादा दूर हो गया। फोर्स जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर की। तो यहाँ पर जो साइज का फैक्टर है, जो रेडियस का फैक्टर है, वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इस वजह से साइज बढ़ता ही है। ठीक है भाई। तो अलोंग ए ग्रुप साइज का फैक्टर डोमिनेट है। साइज किसका, सेल की साइज की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे बढ़ती हैं, पहली सेल यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, तो ऑब्वियसली एटम की रेडियस भी बढ़ेगी। तो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ सेल का फैक्टर डोमिनेंट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर डोमिनेंट नहीं होता है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, खास करके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा काम आएगी, ध्यान में रखना। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, उसी की वजह से एक फैक्टर निकल के आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही ये है कि कोई न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को कितना फोर्स से अपनी तरफ खींच सकता है। न्यूक्लियस की जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। अब न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज है वो हमने देखा है कि पीरियड के अलोंग ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ना कि ग्रुप में। न्यूक्लियस चार्ज की वजह से सिर्फ पीरियड के अंदर वेरिएशन हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। यही रीजन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है वो सिर्फ अलोंग द पीरियड हम लोग लगा सकते हैं। सिर्फ अलोंग द पीरियड ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर हम लोग लगाते हैं। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वहां पर एकदम से आगे आ जाती है इसलिए समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ रीजन क्या है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर अलोंग द पीरियड हमेशा लगता है, और डाउन द ग्रुप कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर नहीं लगाते। डाउन द ग्रुप हमेशा साइज का फैक्टर लगाते हैं। जीओसी में बहुत अच्छे से क्लियर होंगी ये दोनों बात। अभी के लिए अपने नोट्स के किसी कोने में बस ये सिंपल सी चीज लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर होता है वो अलोंग द पीरियड लगता है, और एटॉमिक साइज का जो फैक्टर है वो हमेशा डाउन द ग्रुप लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हाँ जी। तो हम लोग देख रहे थे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई हमें पता चल गई भाई, अलोंग ए पीरियड डिक्रीज होगी। रीजन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना। और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। रीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना। ऐसी वेरिएशन करती है। अब ये बात मुझे 4-5 स्लाइड में मिलके समझानी थी, लेकिन मैंने पूरी यहीं पर समझा दी है। अब 2-3 छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं, बस डेफिनेशन। ये 3 टर्म है जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस। इनका आखिर मतलब क्या है, देखो। एटॉमिक रेडियस, एटम की रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन, आप पूरी डेफिनेशन लिख लेना, मैं यहाँ पर बस हिंट लिख रहा हूँ। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटम का जो न्यूक्लियस है वहां से लेकर के आखिरी शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सबसे दूर जो इलेक्ट्रॉन है, वहां तक की डिस्टेंस को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पर देखो भाई, कोवेलेंट रेडियस का क्या मतलब होता है। कोवेलेंट रेडियस के लिए सबसे जरूरी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड का आपको पता हो। बेसिकली शेयर करने से, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, Cl2, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। क्लोरीन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होगा, देखो। हम लोग बनाते इस तरीके से हैं, लेकिन ये तो एक शॉर्ट फॉर्म होती है। असल में क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसा होगा, देखो। एटम हमें पता है भाई, एटम होता है सफेरिकल। क्लोरीन का एक एटम कुछ इस तरीके से होगा, और दूसरा एटम कुछ इस तरीके से इसके अंदर ओवरलैप किया हुआ होगा। ये हो गया एक क्लोरीन का एटम, और ये हो गया दूसरा क्लोरीन का एटम। ठीक है भाई। दोनों एटम का अपना अपना एक न्यूक्लियस भी होगा।
ये इनके हो गए न्यूक्लियस। अब यहां पर ये जो लेंथ हो गई, ये बेसिकली इनका कोवेलेंट बॉन्ड में दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन्होंने कुछ बॉन्ड बना रखा है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझो भाई, जिन भी दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, दोनों एटम क्लोरीन है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का आधा, उसको बोला जाता है रेडियस। ये हो जाएगी एटॉमिक रेडियस, क्योंकि पूरे को तो हम लोग डायमीटर बोल देते हैं ना। यहाँ पर बेसिकली कोवेलेंट रेडियस क्या होती है भाई, दो एटम जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसके हाफ को बोला जाता है एटॉमिक रेडियाई। ये हो, सॉरी, कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जितना लंबा है उसके आधे को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियाई। नेक्स्ट है भाई मेटेलिक रेडियस। तो देखो मेटेलिक रेडियस एटॉमिक रेडियस से कैसे अलग है। असल में देखो, मेटल का स्ट्रक्चर जब आप लोग देखेंगे ना, तब हमें पता चलेगा मेटल असल में कुछ इस तरीके का होता है। जब उसको हम लोग जूम करते हैं तो हमें दिखता है भाई कुछ अलग अलग तरीकों से एक 3D सी अरेंजमेंट के अंदर मेटल की पूरी शीट जो है वो बनी हुई है। ये काफी ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक सा सिस्टम होता है, मुझसे सारे सर्कल एक जैसे नहीं बन रहे, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल शीट के अंदर मेटल के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो हैं वो एडजस्टेड होते हैं। यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान से समझना बस, मान लो कि कुछ इस तरीके से दोनों एटम जो हैं वो फिटेड हैं। आप लोग ऐसे मत समझना कि इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे मत समझना, ठीक है। ये मेटल की पूरी शीट है, उसको जूम करके अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस तरीके के एटम हमको नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, अरे ये तो आदमी का चेहरा लग रहा है ना, ये जो डिस्टेंस है इसके हाफ को बोला जाता है रेडियाई, ठीक है। ये होती है भाई मेटेलिक रेडियाई, इसको बोला जाता है मेटेलिक रेडियाई। बेसिकली मेटल जो होता है, मेटल की मान लो कोई शीट है, मेटल की शीट के अंदर क्या होगा, एटम इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, और उन दो एटम्स की न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके हाफ को बोला जाएगा मेटेलिक रेडियाई, ठीक है। मेटेलिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियस, ये हम लोग समझ गए। एक और होती है भाई आयोनिक रेडियस, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये ट्रेंड है भाई एनसीईआरटी के हिसाब से भी आप लोग समझो। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियाई आप लोग देखोगे डिक्रीज हो रही है। यही हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी समझा। नेक्स्ट है भाई थर्ड पीरियड की बात, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पर भी आप लोग पाएंगे कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज ही हो रही है। अलोंग ग्रुप देखो ऊपर से नीचे, सोडियम नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ली ना की रब से फरियाद, 152 186 इंक्रीज हो रही है एटॉमिक रेडियस। हेलोजन फैमिली में भी देख लो, फ्लोरीन की रेडियस 64, 99, 114, 133, 140 इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। ये डिफरेंट ट्रेंड है प्रॉपर्टीज के, एनसीईआरटी में इस तरीके से है। मैंने आपको डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल पूरी खोल के दिखाई है ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राफ भी प्लॉट कर रखे हैं भाई, ये कुछ नहीं है, नीचे जो है एटॉमिक नंबर दे रखा है, बेसिकली दूसरा पीरियड हमें यहाँ पर दे रखा है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और एटॉमिक रेडियस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ये पिकोमीटर में डिफरेंट वैल्यूज हैं, इस तरीके से डिक्रीज कर रही है एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू अलोंग ए पीरियड। यहाँ पर देखो भाई, ये हमें 1s वाला ग्रुप दे दिया, पहला ग्रुप है ली ना की रब से फरियाद। यहाँ पर जो है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रही है, रीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना। यहाँ पर हेलोजन फैमिली देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, यहाँ पर भी फैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ सेल की वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई ऐसे इंक्रीज करती है। तो अलोंग ए ग्रुप ऊपर से नीचे आते वक्त इंक्रीज करती है, और अलोंग ए पीरियड लेफ्ट से राइट जाते वक्त डिक्रीज करती है। ये दो ग्राफ हैं एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड की, ठीक है भाई। अब आती है हमारी आयोनिक रेडियस, इसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो,
पहले क्या होता था ना, क्लास 12 में एक चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, उसके अंदर इसको हम काफी डिटेल से पढ़ते थे, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने क्या किया भाई, वो चैप्टर ही डिलीट कर दिया है सिलेबस से, जो कि मेरी नजर में बहुत सही काम किया है। बहुत ज्यादा वर्कलोड है भाई स्टूडेंट्स पे। खैर, मैं आपको समझाता हूँ कि असल में ये चीज है क्या। देखो, अभी मैं आपको समझाता हूँ भाई, एक सेकंड माइक लगा लेता हूँ। हमने एक बॉन्ड देखा है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। वैसे ही आयंस के बीच में बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है। देखो, मान लो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, मान लेते हैं कि वो सोडियम पॉजिटिव ही है, ठीक है। ये हो गया Na पॉजिटिव आयन, ये बॉन्ड बना रहा है Cl नेगेटिव के साथ में, है ना। आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव आयंस के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में आकर के चिपक जाएगा। रीजन क्या है भाई, रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किस फोर्स के साथ, इस फोर्स के साथ, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मान लो ये क्लोरीन नेगेटिव आयन था, एक और सोडियम पॉजिटिव चार्ज आया और वो इस नेगेटिव चार्ज के अराउंड इस तरफ आके चिपक गया। एक और पॉजिटिव चार्ज आया, वो इस नेगेटिव चार्ज के नीचे आके चिपक गया। एक और पॉजिटिव चार्ज आया, वो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर आके चिपक गया। ऐसे ही मान लो कि ये सारे चार्जेस आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, स्क्रीन के प्लेन पे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज आया जो कि इस नेगेटिव चार्ज के अबव आके चिपक गया, मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ, और एक पॉजिटिव चार्ज आया जो कि इसके पीछे की तरफ चिपक गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, लेफ्ट में एक पॉजिटिव चार्ज, राइट में एक पॉजिटिव चार्ज, बीच में जो नेगेटिव चार्ज था उसको ब्लू कलर से दिखा देते हैं ताकि पता चलता रहे, है ना। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज था सेंटर में, चार पॉजिटिव चार्ज थे उसके लेफ्ट, राइट और ऊपर नीचे। अब एक ये चार्ज है मान लो कि स्क्रीन के अबव हो गया, एक चार्ज जो है मान लो स्क्रीन के बिलो हो गया। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज को भी नेगेटिव चार्ज इसी तरीके से घेरे रहेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव होंगे, यहाँ पर नेगेटिव होंगे, इस तरीके से एक पैटर्न यहाँ पर बन जाता है। एक के बाद एक पॉजिटिव नेगेटिव इसी सीक्वेंस में ऐड होते रहते हैं और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये पर्पल कलर जो है ये है सोडियम आयन, और ये आजू बाजू में ग्रीन कलर के क्लोरीन के आयन से घिरा हुआ है। पर्पल कलर का है सोडियम आयन, इसके चारों तरफ क्या है भाई, नेगेटिव आयन है। इसके पीछे भी एक नेगेटिव आयन होगा और इसके ऊपर भी एक नेगेटिव आयन होगा जो कि यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। अब आयंस जो है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जिन मॉलिक्यूल में होता है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड आता है तो वो क्लोरीन बना लेता है। क्लोरीन एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली इस तरीके से दूसरा कोई मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी आयोनिक कंपाउंड की, NaCl की, तो NaCl कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा कि NaCl का मॉलिक्यूल इस तरीके से एक हो गया, एक और NaCl का मॉलिक्यूल इस तरीके से हो गया, नहीं। ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते भाई, ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। NaCl के तरीके के जो कंपाउंड होते हैं जो आयंस की फॉर्म में रहते हैं, वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। NaCl में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल NaCl के मॉलिक्यूल्स और इधर उधर घूम रहे हैं, नहीं। आयोनिक कंपाउंड इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के रहते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोला जाता है लैटिस। क्या बोला जाता है, लैटिस। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझ गए, कोवेलेंट कंपाउंड्स इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स बना के, और आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो लैटिस बना के एग्जिस्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते कभी भी, ठीक है। इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं भाई। अभी आयोनिक रेडियस होती क्या है, देखो, एक पॉजिटिव आयन है, आजू बाजू में नेगेटिव आयन से घिरा हुआ है, कोई बात नहीं, आयन ही तो है, न्यूक्लियस तो उसमें भी होगा।
ये भी नेगेटिव आयन ही तो है, न्यूक्लियस तो उसमें भी होगा। इनके बीच की डिस्टेंस का आधा जो होता है उसी को बोला जाता है आयोनिक रेडियाइस। ठीक है भाई, इसको बोला जाता है आयोनिक रेडियाई। आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो रेडियस होती है वो होती है आयोनिक रेडियाई। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक सिंगल एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसको भी हम लोग आयन बोलते हैं। मान लो हमारे पास था एक हाइड्रोजन का एटम। क्या होता है भाई हाइड्रोजन एटम में? एक प्रोटॉन होता है बीच में और एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहर घूम रहा है ना, यही तो होता है हाइड्रोजन का एटम। अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये क्या बना लेगा? H+। ये H+ बना लेगा। अब इसके अराउंड तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसके लिए रेडियाई का क्या मतलब हुआ? तो देखो, H+ आयन के लिए रेडियाई का मतलब सिंपल सा यही होता है कि उसके एक प्रोटॉन की जो रेडियस है ना वही है। अब प्रोटॉन की रेडियस बहुत स्मॉल होती है, इसलिए हाइड्रोजन की आयोनिक रेडियाई की हम लोग कभी बात ही नहीं करते। अब अगर हम लोग बात करें भाई सोडियम प्लस की, देखो सोडियम प्लस की देखो, सोडियम एटम मान लो कि हमारे पास था। सोडियम में बीच में होता है न्यूक्लियस, उसके बाद पहली शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरी शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये होती है भाई सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, सोडियम आप लोग देख सकते हो है ली ना की सबसे बढ़िया तीसरे पीरियड का पहला एलिमेंट है, इसलिए पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। सोडियम एटम की रेडियस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी भाई? न्यूक्लियस से लेकर के तीसरी सेल तक की डिस्टेंस वो हो जाएगी सोडियम की एटॉमिक रेडियाई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बना लेगा? Na+ बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा भाई? ये वाला निकलेगा 1। इसलिए सोडियम आयन की जो इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन रही वो कैसी रही? इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे बाहर वाली में 8 इलेक्ट्रॉन, और इससे बाहर वाली में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये तो सेल अब है ही नहीं एक तरीके से, तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में हो गए भाई? दूसरी में। अब इसकी रेडियस इतनी सी बची है, समझ रहे हो? सेल भी यहाँ पर कम हो गई, न्यूक्लियस का चार्ज उतना ही है जितना पहले था, है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकला है, इसलिए एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो गया है। टोटल चार्ज न्यूक्लियस पे उतना ही है जितना पहले था, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कम हो गया है, सेल भी कम हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम हो गए जो न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचने पड़ रहे थे, तो यहाँ पर रेडियस भी हमेशा डिक्रीज होती है। यही रीजन है भाई, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाएगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन बनाएगा तब उसकी रेडियस हमेशा डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर एक एटम, पहला केस लिख सकते हो, एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स देन रेडियस डिक्रीज कर जाती है। अब आगे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं भाई किसी ऐसे एटम का जो कि इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करता है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो एटम है भाई हेलोजन फैमिली का। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके की होती है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में इसके सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्लोरीन क्या करता है? बेसिकली सिंपल सा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कर लेगा एक्सेप्ट और क्या बना लेगा? Cl नेगेटिव बना लेगा। Cl नेगेटिव में क्या सिचुएशन होगी? देखो, पहले की तरह ही अब भी एक न्यूक्लियस होगा, एक सेल पहली होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी सेल दूसरी होगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरी सेल तीसरी होगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
अब अगर क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बनने की हम लोग बात करें तो इसके अंदर क्या हुआ भाई, इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग काम एक हुआ है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज अभी भी उतना ही है, टोटल प्रोटॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज अभी भी उतना ही है जितना कि पहले था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है। पहले न्यूक्लियस को कम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने पड़ रहे थे, लेकिन अभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा। पहले जितनी फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा था न्यूक्लियस अपनी तरफ वैलेंस वाले, अब उतनी फोर्स से नहीं खींच पाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अगर उतनी फोर्स से खींच नहीं पाएगा तो जरूर ये फोर्स थोड़ी सी वीक हुई है। फोर्स अगर कमजोर हो गई, उतनी फोर्स से नहीं खींच पाएगा, तो लास्ट शेल थोड़ी सी दूर हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमने डाला, ये थोड़ी सी दूर हो जाएगी। तो इससे क्या, अगर एटम ने आयन बनाया है इलेक्ट्रॉन को गेन करके, तब रेडियस हमेशा इंक्रीज कर जाती है। सोडियम से बिल्कुल उल्टा हुआ है यहाँ। अगर एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है खुद से, तब उस केस में क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है टोटल घट जाते हैं। न्यूक्लियस और फोर्स से कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाता है, रेडियस डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और फिर आयन बनाया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जितने उसको अपनी तरफ खींचने पड़ रहे थे, वो और ज्यादा बढ़ गए। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा फोर्स से नहीं खींच पाएगा। इस वजह से दूसरा केस आप लोग क्या लिख सकते हो, इफ एटम गेन इलेक्ट्रॉन तो रेडियस इंक्रीज करेगी भाई। ठीक है, तब रेडियस इंक्रीज करती है। तो अगर मान लो कोई एटम इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ रहा है, तो उसकी रेडियस डिक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसकी रेडियस इंक्रीज करेगी। रीजन भी आप लोग समझ गए। ठीक है भाई, आगे देखो। आगे है भाई एक क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर हमको प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कोने पे लिख देता हूँ। इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है। आप लोग अगर नोट्स वगैरह देखोगे तो वहां पर समझ जाओगे। ठीक है, O2 नेगेटिव, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। देखो, सबसे पहली बात, O2 नेगेटिव, इन आयंस को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। इसी तरीके के क्वेश्चन है जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है भाई, इन डिफरेंट आयंस की रेडियस का ऑर्डर आखिर क्या होगा। देखो, मैं खुद को थोड़ा सा हटाता हूँ एक बार साइड में, ताकि लिखने के लिए स्पेस बन जाए। हाँ जी, ये 4 आयन हमको दे रखे हैं, इनका हमें बताना है। अब यहाँ पर देखो भाई, आप लोग क्या करेंगे भाई, देखो एक चीज देखना हमेशा, सबसे पहले प्रोटॉन देख लेना। क्या प्रोटॉन यहाँ पर अलग अलग है? जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 8 प्रोटॉन इसमें होंगे। फ्लोरीन का होता है 9। 9 प्रोटॉन इसमें होंगे। सोडियम का होता है 11। 11 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। 12 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दोनों में अलग अलग हैं। अभी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। पीरियोडिक टेबल पे चलो। ये है ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम है एटॉमिक नंबर 8 के ऊपर, इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पर है। हमें जो आयन दिया गया है वो है O2 नेगेटिव, मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं। अगर 2 और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पे कितने हो गए भाई? फ्लोरीन, नियोन, नियोन के बराबर हो गए। तो मतलब O2 नेगेटिव की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो नियोन के बराबर होगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? 10 होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम केस फ्लोरीन का भी है। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन फ्लोरीन ने जैसे ही नेगेटिव चार्ज लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। फ्लोरीन नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन भी नियोन के जैसी ही है, यहाँ पर भी 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चलते हैं जरा सोडियम के ऊपर। सोडियम के बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, सोडियम के अंदर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई?
11 इलेक्ट्रॉन थे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है। सोडियम पॉजिटिव आयन हमको दिया गया है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा। तो सोडियम पॉजिटिव के पास भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी नियोन के जैसी हो जाएगी। सोडियम के पास भी 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम केस मैग्नीशियम के साथ भी है भाई। 12 इलेक्ट्रॉन थे मैग्नीशियम के पास, 12 एटॉमिक नंबर था इसका, 12 ही प्रोटॉन थे। लेकिन क्योंकि हमें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव दिया गया है, इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन जरूर लूज किए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 10 ही। अब देख लो भाई, जितने भी चारों एटम हमको दिए हुए थे, सभी के ऊपर 10-10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो इनको 10 ही खींचने पड़ रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन टोटल पॉजिटिव चार्ज सबका अलग अलग है। तो जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींच पाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, वही ज्यादा फोर्स लगाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम हो गई है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 8 होंगे। चारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, डिफरेंस है तो पॉजिटिव चार्ज का। इस न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसी का डिफरेंस सबके ऊपर है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर है, इसलिए मैग्नीशियम सबसे ज्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। एटॉमिक रेडियाई सबसे छोटी होगी मैग्नीशियम की। पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, फोर्स सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पास आ जाएंगे। अगर न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो रेडियस घट रही है। सिमिलरली अगला कौन होगा भाई? अगला होगा सोडियम पॉजिटिव। नेक्स्ट होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 9। और सबसे बड़ी जो रेडियाई होगी वो होगी O2 नेगेटिव की। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे घटेगा एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाएगी। ये रीजन है भाई। जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, सीधा से ये समझ लो, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वो ज्यादा फोर्स के साथ में अट्रैक्शन दिखाएगा, और जितनी फोर्स के साथ में अट्रैक्ट करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ जाएंगे। ऐसे ही हमें इस तरीके के क्वेश्चन को करना होता है। जनरली ऐसा ही एक एग्जांपल देते हैं क्वेश्चंस में जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम हो जाते हैं, जिन आयोनिक स्पीसीज के, जिन आयोनिक एटम्स के, या फिर कुछ भी आप लोग इनको बोल लो, जिन भी आयंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाते हैं, उनको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब ही सेम होता है, जैसे आइसोमर आपने पढ़ा होगा, आइसोबार, आइसोस्टर, इस तरीके से। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर सेम है। जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, ये चार क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इनके अंदर रेडियाई का ऑर्डर हम लोग ऐसे जज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बताना है सबसे छोटी रेडियाई किसकी होगी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। आप लोग चाहो ना, ऐसे क्वेश्चंस में एक बार पीरियोडिक टेबल जरा सी बना के देख लिया करो, है ना। इस तरीके की होती है भाई। ये पी ब्लॉक हो गया, इसी लेफ्ट वाला एच ब्लॉक हो गया। ऐसे आपको आइडिया लगाने में आसानी होगी। मैग्नीशियम है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बना लेगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पॉजिटिव चार्ज इस बार उतना ही है, तो मतलब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जब बनेगा तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। हमने देखा ही था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज किया था, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो गई। तो मैग्नीशियम से तो डेफिनेटली छोटी होती है रेडियाई मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की। हमें क्या बतानी है? स्मॉलेस्ट बतानी है और लार्जेस्ट बतानी है। लार्जेस्ट भी बतानी है तो इसको तो रखते हैं यहाँ पर। देखो स्मॉलेस्ट किसकी होगी? एल्यूमिनियम को देखो भाई, एल्यूमिनियम है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर है एक ज्यादा, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन इसके अंदर है। अगर एल्यूमिनियम 3+ बना दे
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा भाई, किस किस में, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, लेकिन प्रोटॉन किस में एक्स्ट्रा है, एक एल्यूमिनियम में। मतलब ये सबसे ज्यादा फोर्स के साथ में अट्रैक्ट करेगा। अगर ये सबसे ज्यादा फोर्स के साथ में अट्रैक्ट करेगा तो सबसे छोटी रेडियाई किसकी होगी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन एक्स्ट्रा किस में है, एल्यूमिनियम में। प्रोटॉन ज्यादा, फोर्स ज्यादा। अगर फोर्स ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होंगे, डिक्रीज हो जाएगी रेडियाई। तो स्मॉलेस्ट हो गई एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की। अब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा भाई कि लार्जेस्ट किसकी होगी, एल्यूमिनियम की या फिर मैग्नीशियम की। तो देखो, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, क्योंकि ये दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगेगा, या फिर ये बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर लगेगा। अलोंग ए पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन सेम सेल्स के अंदर ही ऐड होते रहते हैं, इस वजह से क्या होता है भाई, रेडियाई डिक्रीज होती है। मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की कम होगी। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में बड़ी रेडियाई किसकी हुई, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम हो गया भाई लार्जेस्ट रेडियाई वाला एटम। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है भाई। हमने प्रिपेयर तो किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी, पर टाइम जरा सा कम बचा है, कोई बात नहीं। आयोनिक रेडियाई यहाँ पर होती है कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन मैं इसके देखता हूँ है क्या। ये एक क्वेश्चन मुझे मिला है भाई, ये एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई के ऊपर है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनमें। देखो, अभी तक हमने जो रूल पढ़े हैं उनको फॉलो करेंगे, आराम से आंसर जो है निकल जाएगा। देखो, रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इज दिस, वेराज क्लोरीन पॉजिटिव आयन इज दिस। देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन एटम की रेडियाई थी 0.99। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, देखो इसने क्लोरीन पॉजिटिव बनाया है, तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर एटॉमिक रेडियाई कम होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियस और ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाया जाता है तो रेडियाई डिक्रीज होनी चाहिए, यहाँ पर डिक्रीज हो गई 1.54 हो गई, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। बी देखो, रेडियाई ऑफ क्लोरीन एटम इज 0.99 एंड सोडियम इज 1.54। सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट है और क्लोरीन है लास्ट सेकंड। तो यहाँ पर देखो भाई, ये स्टेटमेंट क्या सही हो सकती है, ये बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट रेडियाई जो है वो क्या करती है भाई, वो डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर ये सही हो सकता है। एक सेकंड, ये कौन सी स्टेटमेंट पढ़ दी है भाई मैंने, हाँ ये सेकंड की है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो सकती है। बारी बारी से सारी स्टेटमेंट को देखते हैं। थर्ड देखो, रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इज दिस एंड क्लोरीन नेगेटिव इज दिस। देखो, क्लोरीन एटम की अगर 0.95 थी, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन बनाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, उतनी ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट अब नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस, तो रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज कैसे हो गई, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। सिमिलरली, रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज दिस वेयर सोडियम पॉजिटिव इज दिस। सोडियम एटम की रेडियाई ये है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, न्यूक्लियस और ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो रेडियाई डिक्रीज होनी चाहिए थी ये, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सही स्टेटमेंट है हमारी स्टेटमेंट नंबर बी। इस तरीके से भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर भाई, इसमें रेडियाई वगैरह की बात हो पाई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और वो कैसे वेरी करती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।